नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेक मनी विथ मनी पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस आईपीओ इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी करती क्या है और फिर आईपीओ की डिटेल्स, जैसे कि कब से कब तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, कट ऑफ प्राइस क्या है, कितना ऑफर फॉर सेल है, कितना फ्रेश इशू है, आपको कब तक कंफर्म हो जाएगा कि आपको आईपीओ के जो शेयर्स हैं वो अलॉट हुए हैं या नहीं, कब लिस्टिंग होगी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, क्योंकि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो मैं कभी भी उसमें इन्वेस्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी में क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव, और फिर लास्ट में दो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जिसको हर कोई पसंद करता है। पहला, कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस करंटली क्या चल रहा है, और मेरा क्या ओवरऑल ओपिनियन है इस आईपीओ को लेके इस एनालिसिस के बाद। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत मेक मनी विथ मनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में, और इनके मेजरली दो टाइप के प्रोडक्ट हैं। पहला तो फार्म से रिलेटेड और दूसरा क्रेन। इसलिए ये दो ब्रांड से चलते हैं, पहला इंडो फार्म और दूसरा इंडो पावर। तो इंडो फार्म में जो है वो ट्रैक्टर्स हो गए और कुछ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो गए जो ये कंपनी बनाती है, और इंडो पावर में एक क्रेन्स बनाते हैं। ये इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि नेपाल में, सीरिया में और भी आसपास के कंट्रीज में। तो ये तो हो गई कंपनी की बात। अब करते हैं आईपीओ के बारे में डिस्कस। तो ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर 2024 से, और आप 2 जनवरी 2025 तक शाम के 5 बजे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनी का अगर बात करें तो इनका मार्केट कैप जो है वो 1000 करोड़ के आसपास है, यानी कि बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। तो अगर आईपीओ साइज़ की बात करें तो आईपीओ साइज़ है 260.15 करोड़। तो लगभग 250 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, जिसमें से 75 करोड़ ओएफएस हैं और 184 करोड़ फ्रेश इश्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि 75 करोड़ जो हैं वो कहीं न कहीं जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं, उनकी डायरेक्ट जेब में जाएँगे। बाकी 185 करोड़ के आसपास कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऑलमोस्ट 71% जो पैसा है वो कहीं न कहीं कंपनी में जाएगा। तो ये तो एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम अब कट ऑफ प्राइस की बात करें तो इसका कट ऑफ प्राइस है लगभग ₹215। अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो उसके लिए आपको ₹14,835 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप स्मॉल एचएनआई के केस में अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ₹2,07,000 के आसपास खर्च करने पड़ेंगे, और इस कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है। अगर आप एंकर पोर्शन की बात करें, तो उन्होंने कोई एंकर पोर्शन भी नहीं दिया है। एंकर इन्वेस्टर बेसिकली होते हैं लार्ज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी या पेंशन फंड। अगर ऐसे लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा एंडोर्समेंट होता है उस कंपनी के लिए। बट इस कंपनी में कोई भी एंकर पोर्शन साइज़ नहीं है, इसलिए उसका कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होगा। तो आपको कहीं न कहीं 3 जनवरी तक कन्फर्म हो जाएगा कि आपको शेयर अलॉटेड हुए हैं या नहीं। आपको जनवरी के ट्यूसडे को, फर्स्ट ट्यूसडे को आपको शेयर्स की लिस्टिंग देखने मिल जाएगी। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोचक चीज़ पे, वो है फंडामेंटल्स। क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं? चलिए देखते हैं। तो अगर बात करें एसेट्स की, तो मार्च 2022 में लगभग 619 करोड़ के कंपनी के पास एसेट थे, और अगर 30 जून 2024 तक देखें तो वो 644 करोड़ के आसपास एसेट हैं। तो यानी कि एसेट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। अगर हम बात रेवेन्यू की करें तो लगभग 350 करोड़ 2022 में, दो 370 करोड़ 23 में, 375 करोड़ 2024 में, और लास्ट 1 अप्रैल से जून 2024 तक लगभग 75 करोड़। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो काफ़ी स्टैटिक ग्रोथ है, स्टैग्नेंट है ग्रोथ है, यानी कंपनी यहाँ से मुझे रेवेन्यू में तो ग्रोथ नहीं दिख रही है, हालाँकि इनकी जो सेल है, वो लिमिटेड हो रखी है। दूसरी, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो 13 करोड़, 15 करोड़, अभी भी 15 करोड़। तो कहीं न कहीं कंपनी का प्रॉफिट भी ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है ना? कंपनी पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट सेम रिटर्न, सेम रेवेन्यू, सेम प्रॉफिट और सेम एसेट्स पे ही है। और कंपनी के वो नेटवर्थ में भी सेम दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। कंपनी की बोरिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कंपनी लास्ट 3 ईयर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, अगर फाइनेंशियली वाइज़ देखा जाए। तो अब देखते हैं कि जो ये आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं कि इसकी वैल्यूएशन किस हिसाब से है। तो अगर देखा जाए तो प्री आईपीओ
है लगभग पी रेशियो है 54.39 और अगर आप देखे जाएँ पोस्ट आईपीओ के बाद तो ये 105 पीई हो जाएगा। दैट इज़ टू मच। आई फील लाइक दिस इज़ बिट ओवर वैल्यूड। अगर इनके पीयर्स से कंपेयर करें, तो इनके पीयर्स हैं एस्कॉर्ट, कुबोटा, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये लिस्टेड पीयर्स हैं बट कहीं न कहीं एपल टू एपल पीयर्स नहीं है। एपल टू एपल पीयर्स का मतलब मेरा ये है कि एग्ज़ैक्टली सेम प्रोडक्ट नहीं बनाते जो ये कंपनी बनाती है बट कहीं न कहीं दोनों ही सेम फील्ड में हैं। तो अगर उनका पी रेशियो देखें, तो उनका पी रेशियो लगभग एक का है 30.4 दूसरे का है 47.8 तो इनके ये जो पी रेशियो वो तो अभी जो प्री आईपीओ है उससे भी कम है पीयर्स का। तो जब आईपीओ लिस्ट हो जाएगा उसके बाद तो 105 पी है तो कहीं न कम कंपनी ओवर वैल्यूड भी है। अर्निंग पर शेयर 3.95 और पोस्ट आईपीओ ऑब्वियसली पी बढ़ रहा है इसकी तो ईपीएस तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, 2 के आस-पास बचा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने देखा कि मार्च 2024 में 15 करोड़ के आस-पास कंपनी में है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी सिंगल डिजिट है। मैं ये चीज़ बहुत नोटिस करता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कंपनी का एटलीस्ट जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो कम से कम हमारे जो इंडेक्स है उसको बीट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा इंडेक्स 13 से 14% रिटर्न दे रहा है एनुअली, तो अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 13 से 14% भी नहीं है, तो कहीं न कहीं हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा, तो ये आपके इंडेक्स के रिटर्न को भी बीट ना कर पाए। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक है 2.55 दिस इज़ वेरी कंसर्निंग पॉइंट कि नेट डेट वर्सेस एबिडा। एबिडा होता है बेसिकली अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स और जो भी आपके डेप्रिसिएशन है उनको हटा दिया जाए। तो कंपनी की अर्निंग और नेट डेट की कंपैरिज़न किया जाए तो 18.82 है। इसका मतलब ये बहुत ही एक वार्निंग साइन है। तो ओवरऑल तो कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे कुछ खास नहीं लगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी के पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। तो अगर कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें, तो कहीं न कहीं कंपनी की जो ग्रोथ है, वो काफ़ी हो सकती है क्योंकि अभी इनकी जो क्रेन्स की डिमांड है, वो काफ़ी बढ़ रही है। तो कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, इसलिए कंपनी आईपीओ निकाल रही है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम इसको एज़ अ ग्रोथ कंपनी इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। और अगर देखा जाए 71% फ्रेश इश्यू हैं, तो इसका मतलब ज़्यादातर पैसा कंपनी में लगाया जाता है। और तीसरा कंपनी प्राइमरली ऑपरेट इन नॉर्थ इंडिया ओनली। अभी जो कंपनी का बिज़नेस है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ही है, तो अगर ये अपने आप को एक्सपेंड करके साउथ में जाते हैं, तो कहीं न कहीं कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ सकता है और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बढ़ सकती है। तो ये कंपनी को क्या पॉजिटिव। अब आते हैं नेगेटिव के बारे में। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि काफ़ी स्टैटिक ग्रोथ है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, कंपनी पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही। और वैल्यूएशन भी पीएस के कंपैरिज़न में ज़्यादा है और जैसा कि मैंने बोला नेट डेट बाय एबिडा वो भी बहुत कंसर्निंग फैक्टर है। तो ओवरऑल तो कंपनी में पॉजिटिव्स से ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं। लेकिन बाय द वे लेट मी क्लियरफाई कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ये वीडियो केवल और केवल आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप ये सारी एनालिसिस समझ के खुद डिसाइड कर सकें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। हम कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कंपनी का करंटली जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्राइस कितना है और मेरा ओपिनियन क्या है? इन दोनों चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रे मार्केट प्राइस। लेकिन हमेशा याद रखिए ग्रे मार्केट प्राइस कभी भी अप डाउन हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो सिर्फ़ इसलिए कंपनी में इन्वेस्ट मत करें। लेकिन चलिए चेक करते हैं इसका ग्रे मार्केट प्राइस कितना है। तो करंटली कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस है 85 पर शेयर यानी कि ऑलमोस्ट 40% का गेन दे रहा है, राइट? तो कहीं न कहीं लिस्टिंग तो अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या अट्रैक्टिव तो नहीं है और कंपनी की ग्रोथ जो है, वो हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से काफ़ी स्टैटिक हो रखी है। आईपीओ भी हाइली प्राइस्ड है। एक अच्छी चीज़ ये है कि ये 71% फ्रेश इश्यू हैं। तो अगर हम ये सोचें कि एग्रीकल्चर सेगमेंट का जो फ्यूचर है, वो काफ़ी ब्राइट है, तो आप अपना पैसा एक लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि इसका आरओआई अभी तो 5% है और कंपनी कहीं न कहीं स्टैटिक ग्रोथ पे है। कहीं न कहीं इस कंपनी को लेके जो मेरा एक्साइटमेंट था, इसके फाइनेंसेस देखने के बाद थोड़ा-सा वो कम हो गया। अब वो एक्साइटमेंट उतना बचा नहीं, लेकिन
अगर आपको लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है या फंडामेंटली ये बेटर कर सकती है या इनका ग्रोथ स्टोरी पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ये आपका फाइनल फैसला है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।